हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कुछ होमवर्क दिया गया था न्यूज़पेपर वाली क्लास में? कल नहीं, जब मेरी क्लास थी लास्ट। क्या क्या था होमवर्क में? अमेजॉन फॉरेस्ट और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। ठीक है जी, वो कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, आज क्लास में बीच बीच में पूछेंगे आपसे किसके हो गए किसके रह गए। करें आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट। चलिए, तो आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं एक अच्छी न्यूज़ के साथ, जो पहले भी हमारे पास न्यूज़ वैसे है वो आ चुकी है। तो अगर आप एक मंथ से न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमारे ही फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सेम ऐसी न्यूज आ चुकी है कि दैट इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर 70% जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सेटल डाउन हो चुका है। अब वही सेम न्यूज को वेरीफाई किया जा रहा है बाय दी चाइना, और चाइना भी कंफर्म कर रहे हैं कि यस, जो बॉर्डर टॉक्स है वो कंप्लीट हो रही है हमारी। ठीक है, काफी ऐसे एरिया थे जहाँ पे हम डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी न्यूज है हमारे नेबरहुड में। ऑल्दो कि मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपके साथ किया था कि नेबरहुड सारा दिखाई दिया था, एक्चुअल पिक्चर है क्या, तो कहीं से एक अच्छी न्यूज आ रही है। आगे चलते हैं इसमें, और प्री मेंस के लिए कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम हिमाचल। ना ही प्री में की जरूरत होगी ना ही मेंस में जरूरत होगी, लेकिन थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए ये चीजें। ऐसी वाली सेम न्यूज ना हमारे पास उत्तर प्रदेश के टाइम पीरियड में थी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी न्यूज मिली थी दैट जितनी भी शॉप्स होंगी उनके ओनर्स जो हैं वो अपना आईडी कार्ड लिखेंगे, अपना नेम अपना पूरा बताएंगे कि वो एक्चुअल में है कौन। और ये सेम न्यूज जो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है कि जितने भी रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, वो ओनर्स जो है अपना नेम आईडी जो है वो डिस्प्ले करें। ये अभी हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के एक सिंपल मिनिस्टर की तरफ से ये जो है बयान दिया गया था। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, बट होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके ऊपर हमारी डिस्कशंस बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लोगों को जो ओनर्स हैं उन्हें अपनी आईडी शो करनी चाहिए, डिस्प्ले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दोनों साइड पर आपको मिल जाएंगे, यस में भी होंगे और नो में भी होंगे, बट वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ उसे कंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, यस में आपको मिल जाएगा कि यस, हमें पता तो होना चाहिए कि अगर कहीं पर जा रहे हैं तो वो कौन है नहीं है, तो कंज्यूमर्स का राइट है। बट नो में क्या होना चाहिए? राइट टू प्राइवेसी। अब जरूरी है कि किसी को बताना पड़ेगा कि मैं ये रिलीजन से हूँ, ये मेरा नेम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, फिर आप मेरा खाना खाएंगे? आप आया ही क्यों है? खाना खाने आए, खाना खाइए, चले जाइए। तो दोनों साइड्स आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इंसिडेंट्स चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी थे, हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम सिंस 2019 टर्की के प्रेसिडेंट, और उन्होंने अपनी यूएन की स्पीच में कश्मीर का कोई भी मेंशन नहीं किया। इंडिया के जियोपॉलिटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, और जियोपॉलिटिक्स में हमारे कुछ एनिमी स्टेट्स भी हैं, राइवल स्टेट्स भी हैं। राइवल स्टेट्स लाइक पाकिस्तान, ठीक है, चाइना। और यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो बार बार कश्मीर के इशू को उठाता रहेगा, कश्मीर के इशू को उठाता रहेगा। पहले क्या रहता था कि आज से बहुत पहले, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1980s की अगर हम बात करेंगे, 90s की बात करेंगे, तो इंडिया को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती थी दैट पाकिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनके अच्छे रिलेशन थे सऊदीज के साथ, उनके अच्छे रिलेशन थे कतर के साथ। 1990s के अराउंड हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इंडिया हमेशा एक बैक पे रहता था यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इवन ओआईसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। बट 1990s के बाद इंडिया ने भी चेंज किया। अब हमारे रिलेशन सऊदीज के साथ कैसे हैं? अब हमारे रिलेशन कैसे हैं? सऊदीज अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो फ्यूल नहीं है। उन्हें फॉसिल फ्यूल्स के अलावा कुछ अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, तो डाइवर्सिफाई कहां से होगा? इंडिया से होगा। इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन तो भी जब हमने आर्टिकल 370 डिलीट किया था, याद आया सबको? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तब सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया होगा? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के साथ और कोई कंट्री? मलेशिया। और थर्ड कंट्री दैट वाज
टर्की यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, इंडिया पाकिस्तान के साथ हमारे वैसे रिलेशन खराब है, मलेशिया के साथ कैसे रिलेशंस थे, ऑल्दो मलेशिया के साथ ना उस टाइम पीरियड में हमारे रिलेशन खराब हुए और मलेशिया से हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते थे। दैट मीन्स हमारे इकोनॉमी जो है मलेशिया हमें एक्सपोर्ट कर रहा था, उससे फायदा हो रहा था इंडिया के साथ। क्या चीज हम इंपोर्ट करते थे मलेशिया से, एडिबल ऑयल्स। तो फिर हमने मलेशिया से एडिबल ऑयल्स को क्या किया, इंपोर्ट बंद किया कि हम मलेशिया से ही लेंगे। फिर अगर आप हमें क्रिटिसाइज ही करोगे कश्मीर के इशू के ऊपर, तो हम आपकी साइड से क्यों एक्सपोर्ट्स कराएं, इंपोर्ट क्यों करेंगे। तो हमने जितने भी ऑर्डर्स थे वो थाईलैंड को दे दिए। तो उन्हें पता चला कि नहीं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी होती है, ऐसे बयान नहीं देने होते। बचा कौन था यहाँ पर, सिर्फ टर्की बचा। टर्की तब से लेके 2019 से लेके अब तक हर साल यूएन के अपने बार बार स्पीचेस में कश्मीर इशू की बात करेगा, कश्मीर इशू की बात करेगा। अब ऐसा क्या हो गया कि टर्की नहीं कर रहा कश्मीर इशू की बात। अब ऐसा चेंज क्या आ गया इंडिया के साथ, क्या उन्हें समझ आ गई कि यहाँ पे इंडिया सही था, नहीं, मतलब कुछ जियोपॉलिटिक्स में चेंज आया। ठीक है, और जियोपॉलिटिक्स में चेंज क्या आया, क्योंकि इस बार जो ब्रिक्स की समिट होगी, ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस बार ब्रिक्स समिट में इनवाइट किया गया है इन्हें, और ब्रिक्स के हो सकता है कि नेक्स्ट मेंबर भी कौन हो जल्दी ही, ऑब्जर्वर स्टेटस और फिर फुल टाइम मेंबर टर्की हो। तो इंपॉर्टेंट है कि टर्की को अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, तो आपको अपना स्टांस चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली हमने 4 कंट्रीज जो हैं और उन्हें इनवाइट किया था कि आप मेंबर बन जाइए। अब कंट्रीज है इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई, ये 4 कंट्रीज और आ गई, अब बन गए हम ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हो गए। हाँ जी, इन्हें दिया जाएगा अभी। दे बिकेम मेंबर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024, और इसी में ही रशिया, टर्की जो है वो भी चाहते हैं कि वो इसके मेंबर बन जाएं। तभी स्टांस जो है वो चेंज होता हुआ हमें मिल रहा है। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया ने टर्की को कुछ बोल दिया या पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया, बट वो मेंबर बनना चाहते हैं इसका। क्लियर, आगे चलते हैं। नो जॉब्स लेफ्ट इन हरियाणा, मोदी फोर्स्ड यूथ टू माइग्रेट, सेज राहुल गांधी इन असंध। इलेक्शंस चल रहे हैं हरियाणा में, तो इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पीरियड में आपको क्या मिलेंगे, ऐसे वाले बयान बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी हरियाणा में तो हम 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, विमेंस को 1000 नहीं अब दे रहे हैं 2000 रुपीज देंगे। ये सब वादे कब किए जाते हैं, इलेक्शन में। और इलेक्शन के बाद पंजाब की गवर्नमेंट ने भी तो बोला था 1-1 हजार मिलेंगे, मिल गए, अभी नहीं मिले, अब तो सरकार ही नहीं मिल रही। वैसे हरियाणा में होगा कि अभी सब बोलेंगे, अब ये 2000 बोल रहे हैं, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी आ जाएगी बोलेंगे हम 5 देंगे, आम आदमी वाले जाएंगे बोलेंगे हम 10 देंगे, इलेक्शन के बाद सिर्फ बस देंगे। ठीक है जी, फ्री में बस ले लो और क्या। चलिए, तो चलता रहेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। तो ये जो बुड्ढा नाला का इशू है ना, ये चलता रहता है। कहाँ पे है बुड्ढा नाला, पंजाब की है सभी। बुड्ढा नाला इशू, द फेमस छोटी सी मोस्ट पोल्यूटेड रिवर तो नहीं है, एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि नाला टाइप ही है, जो पूरे लुधियाना के सेंटर से पास करता है। ठीक है जी, नाम है इसका बुड्ढा नाला। जो पीछे से आ रहा है लुधियाना एंटर करता है, एंटर करने के बाद लुधियाना से एग्जिट करेगा, तो पता चलेगा कि लुधियाना का जितना वेस्ट है सब किसके अंदर डंप किया जाता है, इसी में ही डाला जाता है। ठीक है, और मेनली इसमें रहता है क्या है कि इसमें जो हमारे पास वहां पे लुधियाना में डाइंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनीज जो हैं, वो अपना जितना वेस्ट है वो सारा किसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं। तो अब न्यूज क्या है, पंजाब के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि डाइंग यूनिट्स जो हैं अब आज के बाद बुड्ढा नाला में डिस्चार्ज नहीं करेंगे। एक पूरा यहाँ पे मोर्चा लगा था, लोगों बैठ गए थे धरने के ऊपर कि बुड्ढा नाला की वजह से, ये तो नहीं है कि सिर्फ
पानी खराब हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है, सॉइल खराब हो रही है, हेल्थ इश्यूज हैं। तो लुधियाना में बहुत बड़ा एक रीजन है ये लोगों का। जब भी आप देखेंगे कि इलेक्शंस होंगे पंजाब में, लुधियाना के इलेक्शंस होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि बुड्ढा नाला ठीक कौन करेगा। अब इसका नाम बुड्ढा नाला है, लेकिन इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे बुढ़े होते जा रहे हैं, इतना गंदा पानी है। तो इसे क्या किया जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर ये डाइंग यूनिट्स जो है फिर ये क्या करेंगी, जो कपड़े बनाने वाले डाई करने वाले यूनिट्स, अब ये क्या करेंगे, इन्हें तो डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इनका इशू रहता है गवर्नमेंट के साथ कि अगर आप कह रहे हो कि हम बुड्ढा नाला के अंदर डिस्चार्ज ना करें, तो हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो दे दो जहां पे हम डिस्चार्ज कर पाए। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, ये जितने भी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये आपने खुद बनाने थे, और खुद बनाने के बाद वाटर को प्रोसेस करने के बाद खुद ही उसे यूज करना था। तो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक साइड पर गवर्नमेंट है और दूसरी साइड पर कंपनीज हैं, इनके बीच में रिफ्ट देखने को मिलती है, तो ये सभी कंपनीज क्या कर सकती हैं, यहाँ से चली भी जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा सकती, तो उन्हें दिखेगा कि यार अब कुछ कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं दे रही, तो निकलना ही बढ़िया। तो फिर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कम एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कम एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे डाइंग यूनिट्स की भी है, हम एम्प्लॉयमेंट की वजह से इन्हें अपना इन्वायरमेंट खराब तो नहीं करने देंगे, बिल्कुल कि एम्प्लॉयमेंट है, चलो आप ग्राउंड वाटर खराब कर दीजिए, हमारा सॉइल खराब कर दीजिए, लोग मर रहे हैं मरने दो, ऐसा भी नहीं कर सकते इनके साथ। तो यहाँ पे एक हमें मिडल पाथ निकालने की जरूरत है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऑर्डर्स जो दिए गए हैं वो मिडल पाथ वाले नहीं है, वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप अपना देखो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये मैं उस क्लास में, जब मेरी लास्ट न्यूज़पेपर वाली क्लास थी ना, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड लॉज आ गए हैं। कोई भी इंसान जिसके फोन में है, जिसने देखा या शेयर किया या इवन लिंक भी है, रिपोर्ट नहीं किया, तो वो भी इसमें क्या है, कल्प्रिट है। और इसी चीज को आप इम्प्लीमेंटेशन देखिए पंजाब में 54 ऐसे लोग जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इन्हें पकड़ा भी जा चुका है। इतनी जल्दी इनकी इम्प्लीमेंटेशन। अब ये कर क्या रहे थे लोग, तो ये प्राइवेट ग्रुप्स बना रहे थे, पेड ग्रुप्स बनते थे, लोगों को बोला जाता है कि आप पे कीजिए, हम आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे वाले टोटल 54 लोगों को पकड़ा गया कि जो ये सारा मटेरियल क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। ठीक है जी, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता क्या। नेक्स्ट, तो जनरली ये ज्यादातर जो है बॉर्डर एरिया से ही पकड़े गए हैं लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्लियरेंस टू निकोबार प्रोजेक्ट्स adhere to the green laws says government to the NGT। फिर से ऑर्गेनाइजेशन आ गई न्यूज में, NGT लास्ट क्लास में हमने की थी। कितने मेंबर्स होंगे एटलीस्ट, कितने मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, बिना नोट्स में पीछे गए, 10 मेंबर्स एटलीस्ट और 20 मेंबर्स मैक्स। एक चेयरपर्सन होगा, देन कुछ जुडिशियल पर्सन होंगे और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, और उनकी टेन्योर 3 years and 65 years ऑफ एज। हेडक्वार्टर्स कहां पर है एनजीटी के, दिल्ली। क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई? थर्ड। इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया सबसे पहली है, यस। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है दैट इज दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैप में देखते हैं निकोबार है कहाँ पे, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ये रहा हमारे पास अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड्स में सबसे नीचे हमारे पास है ग्रेट निकोबार। ठीक है जी, ग्रेट निकोबार। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की बात चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट कह रहे थे कि यहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे पोर्ट डेवलप करेंगे। तो डिफरेंस वही आ रहा था कि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो इकोसिस्टम है, डिफॉरेस्टेशन करेंगे आप, यहाँ के जो लोग हैं, लोकल ट्राइब्स हैं, उन्हें डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तो एक साइड पर उनका कंजर्वेशन थी और दूसरी साइड पर डेवलपमेंट थी। तो एनजीटी के पास ये केस चला गया। एनजीटी ने पूछ लिया गवर्नमेंट से कि आपने क्लियरेंस दी कैसे? अब मिनिस्ट्री ये कह रही है कि देखिए हमने क्लियरेंस ऐसे दी कि जितने भी ग्रीन लॉज है उनके अकॉर्डिंगली एक प्रोजेक्ट चलेगा। केस चला गया एनजीटी के पास। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की बात गवर्नमेंट क्यों कर रही है?
मतलब इंडिया पे लैंड कम खत्म हो गया हमारे पास। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है हर जगह कि हम चाहते हैं कि ग्रेट निकोबार के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, वहां पे एयरपोर्ट बनाए। इसी चीज को थोड़ा बड़े पॉइंट से देखो। ग्रेट निकोबार दिख रहा है कहां पे है? ये रहा, इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। चाइना से जितना भी आपका ट्रेड है वो स्टेट ऑफ मलक्का से ऊपर जाएगा। स्टेट ऑफ मलक्का की बिल्कुल ओपनिंग के ऊपर क्या हमारे पास? ग्रेट निकोबार। तो अगर आप नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हमारे यहाँ पर एसेट्स क्रिएट होने चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमने चाइना को काउंटर करना है इंडियन ओशियन वाले रीजन में, तो हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बिल्ड हो। इसी वजह से वहां पर ये बात की जा रही है। ठीक है जी, ये रही स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का के बाद बिल्कुल सामने ओपनिंग के ऊपर ग्रेट निकोबार। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी शिप यहाँ पर इंडियन नेवी की जो है वो स्टेशन कर दीजिए। पूरा का पूरा ट्रेड और चाइनीज जितने भी शिप्स हैं उन्हें आप रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे चाइना को आपने पकड़ा नहीं तो फिर इंडियन ओशन तो बहुत बड़ा रीजन है, वहां कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आपकी चाइनीज सबमरीन कहाँ पे है, चाइनीज शिप कहाँ पर है, नहीं पकड़ी जाएंगी। ठीक है, तो चोक पॉइंट है ये। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा होल्ड हुआ तो हम इजिली चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा ग्रेट निकोबार। ज्योग्राफी कंप्लीट होगी आप सभी की, मैपिंग भी होगी नहीं? तो चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल दैट सेपरेट्स लोअर अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान। लोअर अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान। देन यहाँ पर 11 डिग्री से थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री लाइन डिवाइड्स अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। हाँ जी, 11 डिग्री divides lower Andaman from little Andaman. 10 degree divides Andaman Islands from Nicobar Islands. पोर्ट ब्लेयर का भी चेंज हो, उससे पहले कुछ आइलैंड्स के भी चेंज हुए हैं अंडमान में। स्वराज आइलैंड, आजाद आइलैंड, वो सब लिखे गए हैं, वो पुराने हो गए करंट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूज समझ आ गई आपको? अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, बट एनजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो वहां पे। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो छोटा सा होमवर्क भी आपका आ गया। ट्राइब्स लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ट्राइब्स लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? और इनमें से एक ट्राइब आपको मिलेगी जो इंटरेस्टिंग है, जिसने पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस वोट किया। इस बार अभी इलेक्शंस हुए थे ना, तो उसमें पहली बार एक ट्राइब के पर्सन ने वोट किया। मतलब कितने 75 ईयर्स हो गए उन्हें अब पता चला कि वोटिंग भी होती है। तो मतलब इतने ज्यादा वो अलग रहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द एल्यूसिव जॉब्स। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिखते हैं। इकोनॉमी आपकी चल ही रही है साथ साथ, तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, लिखते हैं इनके बारे में कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आरबीआई, हमारी जो इकोनॉमी है दैट विल बी ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7.2। आरबीआई ने बोला कि इस साल जो हम 7.2% के ऊपर ग्रो करेंगे। ठीक है जी। सिमिलरली आईएमएफ ने भी ये बोला कि यस, इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने वाला है। ग्रोथ का मतलब ज्यादा जॉब्स, ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट। तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है जी। अब उन्हीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हैं, उन्हें समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नेम से कुछ क्लियर हो रहा है? इनकी यहां पर बात की जा रही है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब वो इंडियंस जो काम
करना चाहते हैं। तो कौन सी यहाँ पर एज जो होगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कितने से ज्यादा वाले लोग होंगे जो इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। तो 15 ईयर से प्लस के जितने भी लोग हैं इंडिया में, उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा कि इंडिया में कितने लोग हैं दोज आर विलिंग टू डू वर्क। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 से ज्यादा कितनी पॉपुलेशन है, मैं कह रहा हूँ 15 से कितने ज्यादा लोग हैं, एज से ज्यादा, जो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लास्ट ट्रेंड देखते हैं तो ये इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहे हैं, ज्यादा लोग हमारे, यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है तो लेबर फोर्स भी तो हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो सेम ही है हमारे पास फ्रॉम, अगर हम देखेंगे 2017 2018 से अब तक, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना है लिख लीजिए। 2017-18 में लेबर पार्टिसिपेशन रेट था 49.8 और अभी लेबर पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 60%। मतलब आज से 5-6 साल पहले देखें और अब देखें तो ज्यादा लोग काम करने को विलिंग है। क्लियर हुआ इतना? अब ये जो इंक्रीज हुआ हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके पीछे मेन रीजन है कि जो विमेन है वो ज्यादा काम करना चाहती हैं अब। ऐसा क्यों? मतलब दोनों पॉइंट है यहाँ पे, विमेन ज्यादा काम करना चाहती है, मतलब अच्छी चीज है, विमेन ज्यादा काम करना चाहती हैं। बट प्रॉब्लम भी हो सकती है कि विमेन जो एक्चुअल में ट्रेडिशनली वो काम कर रही थी, विमेन जनरली अगर आप देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ पे काम करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी, ठीक है जी, वहां पर काम कर रही थी। अब हो सकता है कि वहां पर आपको बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि छोड़ते हैं ये वाला काम और कहीं और जॉब कर लेते हैं, घर से निकल के जॉब करनी है। तो दोनों सिचुएशंस हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेट है इन दी लेबर फोर्स वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? यस, इट इज इंक्रीजिंग। रूरल एरियाज में भी फीमेल जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, ज्यादा जॉब्स कर रही हैं। बट ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, गुड साइन भी है, बैड साइन भी है। बैड साइन ये कि हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें प्रॉफिट नहीं बचा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, इस रीजन से काफी ज्यादा माइग्रेंट्स जो है अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और पीछे जो फीमेल्स होती हैं वो घर का काम करती हैं, घर के काम के अलावा एग्रीकल्चर वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं होंगे। तो जो मेल मेंबर्स होते हैं घर के वो किसी और काम के लिए चले जाते हैं। अब अगर वही प्रॉफिट और कम होता जाए तो फीमेल्स भी क्या करेंगी, घर से निकलने की कोशिश करेंगी, वो नई जॉब्स ढूंढेंगी। क्लियर जी? आगे फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है इसमें बात करते हैं। तो फीमेल्स जो है क्या वो सैलरीड जॉब ज्यादा कर रही हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? ये एक नई चीज देखने को मिली है कि अगर कोई घर से निकला कि चलो जॉब करते हैं तो जनरली जॉब होती कैसी है, सैलरीड जॉब ही लेने की बात की जाती है। बट लास्ट 5 ईयर से ट्रेंड चल रहा है कि सैलरीड जॉब में डिक्लाइन आ रहा है। अब ज्यादातर काम क्या करना चाहते हैं, सेल्फ जॉब्स, खुद का काम करना है। इसके पीछे कोई रीजन जो आपको लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज हो रही है? एक तो आज की जनरेशन, आप कह सकते हैं कि क्लियरली आज की जनरेशन में एक आइडियोलॉजी है कि रादर दैन एक जॉब की जाए, सैलरी जॉब की जाए, अपना कुछ कर लेते हैं, कहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, सिमिलर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। प्लस क्या गवर्नमेंट की तरफ से फीमेल्स में ऐसे कुछ लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जिससे आप नए नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओपन कर सकते हैं? यस, लास्ट 5 ईयर से ऐसे लोन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, इजी लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं जरा लेबर फोर्स जो हमारी है, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? डिक्रीज। लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? कोविड के बाद वाला सारा सिचुएशन लेके चलो, इंक्रीज।
बट आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होनी चाहिए, बट इंडिया में ये चल रहा है। एग्रीकल्चर में हमारे पास लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कांस्टेंट है, 11% पे पहले थी, 11% पे अभी है। और टर्शरी में भी सेम वैसे ही चल रही है, बट एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो रही है। और ये ट्रेंड हमारे पास आफ्टर कोविड देखने को मिला है, जब लोगों की जॉब्स चली गई थी। ठीक है जी, तब से एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी इलेक्शंस होंगे तो सबसे बड़ा होता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने दिखाया आपको, राहुल गांधी भी यही बातें कर रहे हैं कि हम आएंगे 2-2 लाख जॉब्स देंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट 5 ईयर्स में कैसा रहा? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बट अगर रिपोर्ट की बात करें, कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट 2017 से अब आएंगे तो डिक्रीज हुआ है। ऑल्दो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, बट अगर 17 के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या बनते हैं, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीसेंट ट्रेंड रहा क्या है। अब हमारे माइंड में यही रहता है कि यार बेरोजगारी ना बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। एक्चुअल में है ही बहुत ज्यादा। अब उससे जब थोड़ी सी भी कम होती है ना, तो हमें भी अभी लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा ही हो चुकी है। तो लिखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया डिक्रीज्ड फ्रॉम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया डिक्रीज फ्रॉम 17.8% टू 10%। 2017-18 में 17.8% था, वो डिक्रीज होके कितना हो गया? 10% हो गया। बट ये 10% भी बहुत ज्यादा हाई है, इसे कम करना है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% भी है, इसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट किन के बीच में होगा? एजुकेटेड यूथ के बीच में है। एक तो होता है ना कि जॉब्स नहीं मिल रही, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो जॉब कर रहे हैं, बट जो एजुकेटेड हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। तो ये सेम जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसी में लिखे हैं, तो बस सिंपल प्रीलिम्स के फैक्ट्स बन जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि जनरल ट्रेंड चल क्या रहे हैं। आगे चलते हैं। फ्रॉड इनकाउंटर और न्यूज है थाने से। न्यूज में देखी होगी आप सबने, न्यूज देखा, थाने वाली न्यूज, इनकाउंटर देखा। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वाला सेम, हैदराबाद वाला सेम सीन जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिले। तो स्टोरी समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हुआ क्या यहाँ पर? तो महाराष्ट्र में थाने में 2 स्कूल गर्ल्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया दैट दे वर रेप्ड। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे कल्प्रेट है, लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले पुलिस को इसके बारे में पता चला। पता भी कैसे चला? उसकी खुद की वाइफ ने ही रिपोर्ट किया उसके अगेंस्ट कि इसके साथ कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, कि इसे देखिए जरा। ठीक है जी। तो तब से वो केस चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही लोग जो है, मतलब वही पर्सन जो है, उसे स्कूल में रिक्रूट कर लिया गया। अब स्कूल की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर किसी भी पर्सन को आप रिक्रूट कर रहे हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर तो देख लीजिए, कुछ बैकग्राउंड तो चेक कर लीजिए। बट क्या स्कूल ने ऐसा किया? कुछ नहीं किया। एक ऐसा स्कूल जिसमें 4 साल से लेकर +2 तक, 4 साल से मतलब एडमिशन हो जाएगी बच्चों की, वहां से लेकर देखो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और वहां पे एक ऐसा इंसान है जिसे बोला जा रहा है कि यार इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और उसके ऊपर पहले से केस भी है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है स्कूल शांत रहा। और फिर ऐसे केसेस देखने को मिलते? बिल्कुल, फिर तो देखने को ही मिलते। अब यहाँ पे गलती किसकी है? स्कूल वालों की गलती है। जब ये केसेस रिपोर्ट हुए तब एकदम से लोगों में गुस्सा आ गया कि अब अगर बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है तो फिर बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते। अब ये तो जिम्मेदारी स्कूल की बननी चाहिए। तो प्रोटेस्ट हुए थाना में। अब बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर, तो प्रेशर में आ गई, क्योंकि ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पर देखिए बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में तो विमेंस जो है, छोड़ो बच्चे भी सेफ नहीं है। तो फाइनली हुआ क्या? तो फाइनली ये हुआ कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ही रेप एक्यूज्ड को मार दिया गया।
उसे किसी वजह से लेकर जाया जा रहा था कि चलो इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछगिछ करेंगे, और रास्ते में ही उसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में ही मर गया वो तो बेचारा, पुलिस कस्टडी में मर गया। फिर थाने के जो लोग हैं वो खुश हो गए, बीजेपी ने भी दिखाया कि देखिए हमारे टाइम पीरियड में न्याय मिलेगा, लोग भी खुश हो गए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, ऐसे ही होना चाहिए? ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। लास्ट ईयर हैदराबाद वाला केस हुआ था, जब हैदराबाद में भी जो 4 रेप एक्यूज थे उन्हें पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था, तब भी लोग खुश हो गए थे, यहां पर भी लोग खुश हो गए। बट हमारी सोसाइटी चल किस साइड रही है? कोई ये नहीं देख रहा कि गलती शुरू कहां से हुई। लूप होल्स थे हमारे सिस्टम में। अगर यही हमने जस्टिस वाला पैटर्न अपना के रखना है, फिर कोर्ट्स बंद कर दो। फिर तो अगर अन्याय देखना ही है, वो तो मॉब ही कर देगी अपने आप ही। फिर खुशियां क्यों मनाई जा रही है इस चीज के ऊपर? या नहीं? डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेज होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। कोई इंसान एक्यूज बाद में होता है, उसका घर घुर सब कुछ पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कभी पुलिस की वैन पलट जाती है, कभी पुलिस कहता है कि ये भागने वाला था, हमने मार दिया। अब जिस पर्सन ने ये शूट आउट किया, कल्प्रेट को मारा, उसे बीजेपी के ही जो अलायंस में है, शिवसेना शिंदे ग्रुप, वो कह रहे हैं कि हम इसे 1 लाख रुपीज देंगे, अवार्ड करेंगे, और जो जूनियर नीचे साथ में थे उन्हें 50,000 देंगे। भाई गवर्नमेंट की भी तो आपकी थी। और कहते कि एकदम से लोग खुश हो गए कि वाह गवर्नमेंट ही बहुत अच्छी है। तो मतलब यहाँ पे हमारी यहाँ तो सोसाइटी को नहीं समझ आ रहा कुछ कि हमें क्विक जस्टिस चाहिए, नहीं चाहिए, या नहीं? प्रॉब्लम बन रही है सोसाइटी में। ये सारा कुछ सोशल मीडिया ने कर रखा है। क्या इस पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है? जी हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट इसमें कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यस, अगर केस चलता, बहुत देर बाद जस्टिस मिलता, तो कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम को भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे खुद के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को भी देखना चाहिए कि स्कूल्स वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाते। स्कूल छोड़ो, यहाँ पे अगर हम रेंट के ऊपर भी किसी को रख लेते हैं तो उसकी भी तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लोग वो नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते? कौन जाएगा पुलिस वालों के पास, वहां पे जाके बताएगा कि ये वो 4 क्वेश्चन और पूछेंगे। तो चेंज करना चाहिए इसे हमें, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड इन्होंने बताया कि ये नहीं होना चाहिए। रादर देन कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं। गूगल के ऊपर जाके, सोशल मीडिया के ऊपर जाके इसे सेलिब्रेट मत कीजिए। सेलिब्रेट तो तब कीजिए ना कि वो जिनके साथ गलत किया गया वो वापस आ गया, रिवाइंड हो गया। रिवाइंड तो नहीं हुआ, बस आपने कल्प्रेट को क्या कर दिया, सजा दे दी, दैट्स इट। कि ऐसे और नहीं आएंगे आगे, और भी आएंगे, वो ना आए उससे रिलेटेड कुछ करो ना आप। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अ लीगल वर्ड, इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में एफडीआई से रिलेटेड कोई लॉ है हमारे पास? एफडीआई से रिलेटेड लॉज हैं, बहुत लॉज हैं, नो तो नहीं करेंगे। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है जी, अभी आप कर रहे होंगे शायद इकोनॉमी में। तो अब एक्चुअल में है क्या? टाइम पीरियड है मेरे पास 2020, कोविड टाइम पीरियड चल रहा है। सभी इकोनॉमीज क्या हो चुकी हैं? डाउन 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 डाउन, सभी इकोनॉमीज नेगेटिव में ग्रोथ चल रही है, सारी कंपनीज में नेगेटिव में ग्रोथ चल रही है, ठीक है जी। मतलब सभी कंट्रीज के जो शेयर्स हैं वो गिर रहे हैं। तब इसी टाइम पीरियड में कोई सोचे कि चलो इंडिया में जाके ना कुछ कंपनीज में शेयर्स बाय कर लेते हैं। अब वो तो शेयर बाय करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। तो तब हम इनकी एफडीआई, हमें इन्हें रोकनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए? बिल्कुल रोकनी चाहिए। ये तो अपॉर्चुनिस्टिक है कि शेयर मार्केट गिरी हुई थी, कोविड का टाइम पीरियड है, तो ये इन्होंने एक्वायर कर लिया। तब ऐसा हुआ भी इंडिया में ना, तब कोविड के टाइम पीरियड में चाइना ने दबा के इंडिया में एफडीआई लेके आए। और तब आपने देखा कोविड टाइम पीरियड में हमने अपने एफडीआईज ना, जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनसे बंद करवा दी कि इंडिया जिन जिन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो इंडिया में एफडीआईज नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
वो लैंड बॉर्डरिंग इसलिए करना पड़ा कि हम डायरेक्टली चाइना को तो नहीं बोल सकते थे कि चाइना एफडीआई ना करे, चाइना इन्वेस्ट ना करे। बट प्रॉब्लम ये है कि अब चाइना अगर इन्वेस्ट कर रहा था दैट मीन्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है। चाइना स्ट्रेटेजिकली कुछ हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज में अपने शेयर होल्डर्स शेयर खरीद लेते। तो अब फेमा की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्या इसमें कहीं पर भी प्रोविजन में लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड यहां पर कोई प्रोविजन है? नहीं है। तो जरूरत किस चीज की है? एक ऐसा लॉ चाहिए जो एफडीआईज को भी रेगुलेट करे, लेकिन उसके साथ में एक प्रोविजन हो कि आपकी एफडीआईज जो हैं वो क्या होंगी, रोक भी दी जा सकती हैं जब बात होगी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की। ठीक है जी। जब कोविड का टाइम पीरियड आया ना, तब हमने इशू किए थे PN3। ये जरा छोटा सा वर्ड है, नोट डाउन कर लिया, ऐसे प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। PN3 फुल फॉर्म है प्रेस नोट 3। प्रेस नोट 3 ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स हमने इशू किए थे PN3। सो इट वाज टू कंट्रोल द एफडीआई फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। इट वाज टू कंट्रोल the FDIs from land bordering countries, mainly China। तो कोविड टाइम्स में सिर्फ इंडिया ने ही ऐसी की होगी या चाइना ने बाकी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश की होगी? यस, चाइना ने तब ऑस्ट्रेलिया में भी बाय करने की कोशिश की थी, कनाडा में भी बाय करने की कोशिश की थी। तब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही क्या किया था, इसे बैन कर दिया था, वो नहीं लगा सकते थे। कनाडा कैसे कर पाया? क्योंकि कनाडा के पास इसके लिए स्पेसिफिक एक लॉ है कि कनाडा में जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, बट जब बात होगी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो कनाडा का लॉ है हमारे पास, कनाडा इन्वेस्टमेंट एक्ट, और उसमें सेक्शन है 25। लिखना है नहीं लिखना, बस याद रखना है कि कनाडा के पास ऐसा एक स्पेसिफिक लॉ है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक स्पेसिफिक लॉ है, वो रोक सकते हैं किसी भी कंट्री को, बट इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो 2015 ऑनवर्ड्स ना इंडिया, ये सेम चीज के ऊपर बात चल रही है इंडिया में कि हमें होना चाहिए, एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें नेशनल सिक्योरिटी वाली प्रोविजन हो। तो भी हम क्या करते हैं, जिस भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, चल रही है बातें अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ? इंग्लैंड के साथ चल रही हैं, और किसके साथ साइन हो गए? हाँ जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रिसेंटली यूएई के साथ साइन हुए हैं। और कौन सी कंट्रीज हैं? नहीं अभी याद, तो लिखिए फिर होमवर्क में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रिसेंटली साइंड बाय इंडिया। हाँ जी, इनके साथ हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं, आशियन कंट्रीज के साथ हैं हमारे। हाँ जी, हमारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके साथ हैं। बट जो रिसेंटली चल रहे हैं, जो जिनके साथ टॉक्स चल रही हैं, ये थोड़ा सा पता जरूर होना चाहिए हमें। तो इंडिया क्या करता है, जब भी किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक करते हैं तो उसमें हम ये सेक्शन अलग से डाल देते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी वाली प्रोविजन है ये डाल दो कि जब भी जरूरत होगी तो हम आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग एफडीआईज रोक सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहीं पर है कि हमें एक स्पेशल डेडिकेटेड लॉ चाहिए इससे रिलेटेड, और वो बन जाना चाहिए, बात से दैट्स इट। क्लियर? प्रेस नोट 3 जब हम कोविड के टाइम पीरियड में हमने रिलीज किया था, जिसमें चाइना से जितने भी एफडीआई आ रही थी ना, तब उसे रोका गया था। बात तो हमने की थी कि इंडिया जिनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, बट स्पेसिफिकली पाकिस्तान तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। उस टाइम पीरियड में पैसे ही किसके पास थे? चाइना के पास थे। तो वो चाहता था कि इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द एनेक्सेस ऑफ सेस। क्योंकि आपकी इकोनॉमी क्लास चल रही है तो फिर आपसे क्वेश्चन ही आएंगे अभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरचार्ज एंड सेस? ओके ओके ओके, आगे। पहले तो दोनों है क्या? टैक्स ऑन टैक्स है। सरचार्ज होगा इसका डेफिनेट कोई भी पर्पस रीजन नहीं होगा। सेस का होगा क्या? यस, सेस बताना पड़ेगा आपको कि ये स्वच्छ भारत सेस है, ये रोड सेस है, ठीक है, ऐसे सेस बताना पड़ेगा। अब है क्या यहाँ पर? तो देखिए, अगर हम 2011 से लेके 2024 तक आ जाए, चलो 24 तक ही आ जाते हैं।
तो सेस ने जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। कितना इंक्रीज हो चुका होगा सेस? 7% था पहले, यहाँ पे सिर्फ 7% सेस था, और आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो सेस है हमारा 18% के अराउंड चल रहा है। सेस वो वाला जो सेंटर गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है, ठीक है। सेस कलेक्ट कहाँ पे किया जाता है? 3 अकाउंट्स है ना हमारे पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। जो भी सामान, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन क्या करता है? एलोकेशन ऑफ फंड्स। कौन से फंड्स? जो टैक्स के रूप में कलेक्ट हुए, जीएसटी कलेक्ट हो गया, इनकम टैक्स कलेक्ट हो गया, तो उनकी फर्दर कैसे डिवेल्युएशन होगी, वो सारा काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। वो भी बोल देता है कि 42% स्टेट्स को देना है, कुछ अपने पास रखना है। बट क्या उसमें ये सेस भी काउंट होता है? ना, सेस नहीं काउंट होता। सेस जो है सिर्फ किसके पास रहेगा? सेंटर के पास रहेगा, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या लगा रहे हैं? वो सेस लगा रहे हैं। अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज है कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इसमें से स्टेट को कुछ भी शेयर तो मिलना ही है। और ये इनएबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो अपना टैक्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे, अपना रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर लगा रहे हैं सेस। अब सेस ये होता है कि आपको ना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाना होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, जी हाँ एग्जांपल है, काफी ज्यादा सेस है हमारे पास। ये रहा, स्वच्छ भारत, एक्सपोर्ट सेस है, क्रूड ऑयल के ऊपर सेस है, एग्रीकल्चर सेस है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, हेल्थ एजुकेशन, ये सब सेस है। जब जीएसटी लेकर आए थे, जीएसटी के बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया गया था, ठीक है। तो ये सब सेस चल रहे हैं, क्या ये यूज हो रहे हैं? अगर आपसे कोई रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ले रहा है, दैट मींस ये जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा होगा किस चीज के लिए यूज होना चाहिए? रोड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आपसे हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए सेस ले रहे हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन पर लगाना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, हम ये यूटिलाइज नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा अमाउंट सेस की ऐसी पड़ी है जो यूटिलाइज ही नहीं हो रही। प्लस सेस है क्या? टैक्स ऑन टैक्स है। इससे रिलेटेड हमारे पास कमीशन हैं। आपने इकोनॉमी क्लासेस में पढ़ा होगा सरकारिया कमीशन, नहीं? सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा कुछ पॉइंट्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1980s में आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन की एक रिकमेंडेशन थी दैट गवर्नमेंट को सेस लगाना चाहिए, यस लगाना चाहिए। बट इन्होंने बोला कि जो सेस लगाना है आपने, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगाइए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। सेस लगाया 2 साल के लिए लगेगा, लोगों को बता दो, इसके बाद नहीं लगेगा। ये थोड़ी है कि आपने सेस लगा दिया और लाइफ टाइम अब सेस लोग देते ही रहेंगे। ऐसे तो फिर सेस इंक्रीज हो गई 7% से 18%, ऐसे ही तो नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और कमीशन है, दैट इज द पुंशी कमीशन। इन्होंने भी रिकमेंड किया था सेस से रिलेटेड, और इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि सेस होने नहीं चाहिए। एक्चुअल में अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सेस ले लिया ना, तो पावर किसकी कम हो रही है? फाइनेंस कमीशन की पावर खत्म हो गई। अब सरकार क्या करेगी? सरकार बोलती है कि यार सारा ना टैक्स हमें सेस के रूप में दे दो, हम कुछ नीचे स्टेट्स को डिवाइड ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो फिर अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेस लगाते जाएंगे तो फाइनेंस कमीशन की पावर्स क्या होगी? डाइल्यूट हो गई। तो बड़ी प्रॉब्लम है ये भी। प्लस सेस एक ऐसा है कि जो सीधा है आपके पब्लिक अकाउंट्स में जाता है, और पब्लिक अकाउंट वो है जहां पर अगर आपने मनी विड्रॉ करनी है गवर्नमेंट ने, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, पार्लियामेंट में जाना पड़ता है ना, बिल लाने पड़ते हैं, मनी बिल लाने पड़ते हैं। पब्लिक अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट की आंसर कोई पूछगीछ ही नहीं है, जो मर्जी करते रहो पैसे से, जहां मर्जी लगा दिए, जहां मर्जी भेज दिए। जबकि ये सेस है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाना चाहिए।
और वहां पे यूज भी होना चाहिए। तो बताया क्या गया है? तो बताया यही गया कि देखिए जल्दी से जल्दी ना ये सेस वाला काम खत्म होना चाहिए। अब हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन आएगा, 16 फाइनेंस कमीशन आएगा, तो उसमें दबा के मतलब ये लोबिंग की जा रही है कि हमें सेस रोकने हैं। ऐसा ना हो कि हम 2030-40 में पहुंचे हो और गवर्नमेंट जो है 50-50% सेस ले रही हो, तो फिर स्टेट्स तो भाग ही जाएंगी। फिर स्टेट्स बोलेंगे सेंटर से ही नहीं कोई पैसे आने, तो फायदा क्या हुआ हमें? रादर देन कि हम एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म लेकर चले, ये तो सारा कुछ यूनिटरी के अंतर जा रहे हैं। क्लियर? तो सेम यही चीजें इसमें बताई गई हैं। क्या करना है आपने, इसे सिंपल रीड ओनली में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बताया कि देखिए जब अरुण जेटली जी जो हैं, अरुण जेटली जी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब ना क्या हुआ था, फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 32% से 42% स्टेट्स को दिया जाएगा। तो खुश हो गए थे कि देखो अब स्टेट्स को ज्यादा पैसे जाएंगे। कहते अब उन्हीं की गवर्नमेंट है, बीजेपी अभी भी। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये सेस पे सेस बढ़ाते जा रहे हैं कि हमें स्टेट्स को कम पैसे देने पड़े। अपोजिट हो गया ना ये। डन? समझ आ गया कंसेप्ट पूरा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन स्टार्टअप एट द हार्ट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट नेशन सिक्योरिटी फैब। इसे आगे कनेक्ट करते हैं दूसरी के साथ, उससे पहले यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ऑयल पीएसयूज, चैलेंजेस फॉर ऑयल पीएसयूज। ये पहले आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। रशिया में कुछ हमारी ऑयल पीएसयूज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और रशिया पर क्योंकि सैंक्शंस लगे हैं, तो सैंक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर डिविडेंड नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा मैं समझा देता हूं। यूक्रेन वॉर से पहले की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया की पीएसयूज, ऑयल पीएसयूज लाइक ओएनजीसी, ओएनजीसी ने डायरेक्टली जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया था रशिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या चाहिए कि एक ऐसे पार्टनर चाहिए जहां से ऑयल आता रहे इजीली, हमारे वहां पे कनेक्शंस होने चाहिए, हमारे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने चाहिए कि इजी ऑयल आ जाए। तो इंडियंस ने रशिया में जाकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। अब रशिया में इन्वेस्टमेंट की है, दैट मीन्स वहां पर जो भी प्रॉफिट होगा कंपनीज को, वो भी इंडियंस ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें मिलना चाहिए। तो जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। तो मतलब ये डिविडेंड ओएनजीसी के पास आना चाहिए। बट इसी के बीच में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो वेस्ट ने सैंक्शंस लगाई और रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। अब माइंड में आएगा सर स्विफ्ट सिस्टम क्या है? तो 2-3 कंट्रीज, पूरा जितना भी ग्लोबल कंट्रीज है आपस में जितना भी ट्रांजैक्शंस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो वाया स्विफ्ट मैकेनिज्म होता है। जब यूएसए ने, जो वेस्ट डोमिनेटेड पूरा हमारा ब्लॉक है, उन्होंने स्विफ्ट से रशिया को ही निकाल दिया, तो मतलब रशिया अब बाकी किसी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता तो जो रशिया में हमारी ओएनजीसीज हैं, इन्हें डिविडेंड मिलना था, वो इंडिया नहीं पहुंच रहा। तो ये कितना डिविडेंड होगा? ऑलमोस्ट 900 मिलियन है। 900 मिलियन वहीं पे रुका हुआ है। कब ये पैसे आए, कब ये पैसे आए, हमें फायदा हो। ठीक है, तो क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट का? मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि ये तो फिर वेस्ट ने डोमिनेट कर लिया, यूएस ने डोमिनेट कर लिया कि जिसकी मर्जी होगी, यूएस की जब मर्जी होगी स्विफ्ट सिस्टम से किसी को भी निकाल दे। इंडिया ने कुछ बोल दिया, अमेरिका को बोल देगा कि चलो आपको भी स्विफ्ट सिस्टम से निकालते हैं, सैंक्शंस लगा दिए आपके ऊपर। तो इसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। यस, तो ऑल्टरनेटिव है, लिखिए ऑल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट सिस्टम, वो है हमारे पास CIPS। CIPS ऑल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट सिस्टम, स्विफ्ट मैकेनिज्म। फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। तो बताने की जरूरत होगी ये किसने डेवलप किया, कोई राइवल हो यूएस का, जिसे पता है कि अगर मैं बड़ी पावर बनना है तो यूएस ने कल को मेरे ऊपर भी सैंक्शंस लगाने हैं। यस, तो CIPS जो है चाइना की तरफ से डेवलप किया गया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पता फ्यूचर में कि इनके साथ लड़ाई तो होगी, ट्रेड वॉर्स होंगी। मैक्सिमम यूएस जो हमारे साथ करेगा वो यही करेगा कि हमें स्विफ्ट मैकेनिज्म से बाहर निकाल दिया, तो अपने डेवलप कर लिया।
बट अभी ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। चाइना, जितने भी चाइना के अलाइज हैं, चाहे लाइक रशिया, लाइक नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, उनके साथ जिनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, ईरान, वो ये यूज करते हैं। बट मेजोरिटी कंट्रीज अभी भी यूज क्या करते हैं, स्विफ्ट मैकेनिज्म ही यूज करते हैं। ठीक है जी। तो न्यूज में रहेगा, यस ये न्यूज में रहेगा, जब तक आपके 900 मिलियंस नहीं आ जाते तब तक ये न्यूज में रहने वाला है। अभी 900 मिलियंस या तो रशिया हमें पार्शली पे कर दे, या फिर हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे, चलो ट्रेड में निकाल देते हैं, कुछ हम उनसे बाय कर लेंगे। क्या बाय कर सकते हैं, ज्यादातर वेपन्स बाय कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम रशिया से वेपन्स बाय कम कर रहे हैं। हम ज्यादातर बाय कहाँ से कर रहे हैं, यूएस से कर रहे हैं, इसराइल से कर रहे हैं। रशिया से हम जो अब चीजें बाय कर रहे हैं ना, वो जितने पुराने हमारे पास मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, उनका वेयर एंड टियर, कि चलो यार ये ठीक करने के लिए चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, इन्हें ठीक करने के लिए कुछ लेके आ जाइए, वो है, नया कुछ नहीं ले रहे थे। लास्ट हमने लेटेस्ट लिया वो S-400 है, और कुछ नहीं लिया अभी। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे जाके ये डिविडेंड 900 मिलियन, बहुत बड़ी रकम तो भी नहीं है कि डिफेंस में चली जाएगी, बट बहुत छोटी भी नहीं है। बट जिस दिन ये 900 मिलियन पहुंचे किसके पास, ONGC के पास, उस दिन ONGC का शेयर कहाँ पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं शेयर मार्केट में, ध्यान रखना कि ONGC के पास जब भी 900 मिलियन आए तो शेयर ऊपर जाएगा जरूर। तो अभी मत खरीद लेना, अब लोगों ने खरीद चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है रशियन इन्वेजन वाली ONGC की। अभी तक 900 बिलियन हमारे डिविडेंड के रूप में नहीं पहुंचे। आगे बाइडेन इंडिया एंड US टाइज। जी, तो US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी मीटिंग हो चुकी है मोदी जी के साथ। हो सकता है कि लास्ट मीटिंग हो मोदी जी की और जो बाइडेन की, क्योंकि अब अमेरिका में क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस। ठीक है जी, तो शायद मोदी जी ने बोला होगा कि अगर जीत गए तो वापस आज मिल लेंगे, वरना मेरा दोस्त ट्रम्प तो आ ही रहा है। ठीक है, तो जो बाइडेन US के प्रेसिडेंट बनने से पहले उनके कैसे रिलेशंस थे इंडिया के साथ, क्या उन्होंने पहले कभी कुछ इंडिया से कुछ किया है या नहीं किया। सुना पहले कभी जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, तो इन्होंने ना 2006 में, इंटरेस्टिंग है देखो, 2006 में जो बाइडेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि 2006 में कह रहे हैं कि मेरी ड्रीम है कि 2020 में इंडिया और US बहुत क्लोज फ्रेंड्स हों। और 2020 के बाद अब 2024 चल रहा है और US के प्रेसिडेंट कौन है, मतलब 2006 में जो बात बोली थी, ठीक है जी, वो अभी हैं और देख रहे हैं कि हाँ यार अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो ये बोलने के बाद सो गए होंगे, नहीं। 2007 2008 में इंडिया US न्यूक्लियर डील, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किसने किया, जो बाइडेन ने किया। ठीक है जी, जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिक्स हैं, उन्हें मिलाया, उन्हें बोला कि इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील तो करनी करनी है। नेक्स्ट 2013 में जो बाइडेन इंडिया भी विजिट किए थे, तब उनके पास गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तब ये मिले यहाँ पे। देन 2020 में कुछ चेंज हुआ। 2020 में US की कंप्लीटली जो पॉलिसी है ना, वो चेंज हो गई कोविड के टाइम 20 में, क्योंकि US के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, और उन्होंने तो साफ बोल ही दिया था कि कोविड लेके ही कौन आया, कहते कोविड चाइना ही तो लेके आया। चली थी ना न्यूज कॉन्स्पिरेसी वाली कि चाइना की तरफ से लाया गया कोविड, ये चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, उन्होंने तो साफ बोल ही दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉलिसी चेंज करते हुए चाइना को राइवल स्टेट बोल दिया था और कहते थे कि हम चाइना के अगेंस्ट फाइट करेंगे, ट्रेड वॉर भी चली। और तब से इंडिया और US के रिलेशन और ज्यादा अच्छे हुए, और इसी चीज को आगे लेकर चले हैं 2024 में जो बाइडेन। कैसे लेकर चले, एक कंसेप्ट था 2019 में 2020 में, और वो कंसेप्ट था क्वाड का। याद है क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।
ये सिर्फ कंसेप्ट था। जो बाइडेन ने ये पूरी चीजें जो हैं इन्हें प्रैक्टिकल वे में करके दिखाया। फर्स्ट टाइम क्वाड की मीटिंग बिठाई गई, कॉल की गई 2023 में, इससे पहले नहीं की गई। और वो करने वाले भी कौन थे? जो बाइडेन। और जो उन्होंने बोला था कि 2020 में मेरी ड्रीम है कि इंडिया यूएस के अच्छे रिलेशंस हों, उसी के लिए अब प्रीलिम का फैक्ट आएगा आपके पास, तो वो लिखिए जरा प्रीलिम का फैक्ट। वो है ICET। इंपॉर्टेंट है, यस ये इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म लिख लीजिए इसकी, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। ये इंडिया और यूएस के बीच में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इन ईयर 2023। नेम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कि इंडिया और यूएस जो है आपस में कोलैबोरेट करेंगे। कौन से वाले? उसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम फिजिक्स और स्पेस, डिफेंस, EV। तो ये सब जो है इसमें इंडिया और यूएस कोलैबोरेट करेंगे। अब ना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इंडिया कुछ चाहता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो इंडिया में, तो हमेशा ही आपको सपोर्ट किसकी चाहिए? यूएस की चाहिए ही चाहिए। यही सपोर्ट तो चाइना को मिली थी, चाइना इतना ज्यादा ग्रो कर गया। तो इंडिया जो है अब ICET, ये जो है जनरली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स उनके बीच में मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने इसे फाइनलाइज किया था। और इसके क्या आउटकम्स हमें मिल रहे हैं? यस, पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया और यूएस के बीच में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सेमीकंडक्टर्स होंगे? यस, ठीक है। अब चलो पीछे जरा न्यूज में जो हमने स्किप की थी, तो देखिए यहां पर इंडियन स्टार्टअप एट द हार्ट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट नेशन सिक्योरिटी फैब। यहाँ पे कुछ नेम है, यस यहाँ पे नेम है लाइक भारत सेमी। ये सारे इनिशिएटिव इंडिया और यूएस के बीच में है। भारत सेमी, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा दैट इसरो और नासा के बीच में भी अपना काफी कोलैबोरेशंस होती हैं। याद है कोई प्रोजेक्ट इसरो और नासा ने मिलकर किया हो? हमारी स्पेस एजेंसी है, यूएस की स्पेस एजेंसी है, कोई एक प्रोजेक्ट मिलके किया हो? होमवर्क में लिख लीजिए। अब तो दोस्ती यारी अच्छी हो गई है ना यूएस के साथ, पता रहना चाहिए हमें कि कौन कौन किस किस सेक्टर में मिलके कर रहे हैं। डन जी। तो एक्सप्लेन में पूरा यही बताया गया आपको। उन्होंने पीछे से लेके अब तक का बताया कि जो बाइडेन ने इंडिया यूएस के रिलेशन में क्या क्या योगदान दिया। ठीक है जी, उन्होंने स्टार्ट किया था 2006 से लेके लास्ट हमारा ICET तक वाला कंप्लीट बता दिया कि कैसे यूएस हमारी अब हेल्प कर रहा है, कैसे यूएस अपनी जो पॉलिसी है और जो यूएस की पॉलिसी है दैट इज चाइना वन पॉलिसी, उसे भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। क्या होती है वैसे चाइना वन पॉलिसी? एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना, कोविड के बाद सब कुछ चाइना के ऊपर रिलाई नहीं करना। हमारे पास एक पर्सन होना चाहिए, कंट्री होनी चाहिए China+1, कि अगर चाइना के साथ रिलेशन खराब हो जाए तो कहां पर जाना चाहिए? उसके पास जाना चाहिए। तो ये पॉलिसी है China+1। तभी आप देखेंगे सेमीकंडक्टर्स में ताइवान है, डिफेंस में इंडिया है। तो ये सारी कंट्रीज अभी इमर्ज इसलिए कर रहे हैं, चाइना से सभी अपने फैक्ट्रीज जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में लेके जा रहे हैं, कि अगर सब कुछ चाइना में रख दिया फिर तो कुछ भी कर लेगा चाइना। अगर उनका राइवल ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया, बाइडेन ने भी बोल दिया। नेक्स्ट, व्हाई पाकिस्तान नीडेड अनदर बेल आउट फ्रॉम IMF, विल दिस एंटेल? हमारे नेबर्स की तरफ से न्यूज आ रही है कि वो फिर से किनके पास जा रहे हैं? IMF के पास जा रहे हैं। ठीक है जी, क्यों जाते हैं वैसे IMF के पास? IMF के पास, IMF आपको सिर्फ और सिर्फ बेल आउट पैकेज प्रोवाइड करता है। पुअर गवर्नेंस, करप्शन और पुअर फिस्कल मैनेजमेंट, इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारे नेबर्स जिनका नाम है पाकिस्तान।
ऐसा नहीं है कि इंडिया आईएमएफ के पास कभी नहीं गया, हम 1990s में गए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स किए, लेकिन उसके बाद हम अपने आप को एक एरिया पे स्टैंड तो करके ना, बेस तो तैयार कर लिया। उसके बाद हम तो नहीं बोल रहे कि हम जाएंगे आईएमएफ के पास, हमारे रिजर्व्स खत्म हो गए, नहीं, पाकिस्तान के रिजर्व्स भी खत्म हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बार जा रहे हैं आईएमएफ के पास, ऑलमोस्ट 23 टाइम्स जा चुके हैं, और वो अब फिर से कह रहे हैं कि हमें जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास। ठीक है जी, कोई मेन रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, आज कोई गवर्नमेंट है कल नहीं होगी, करप्शन दबा के है वहां पर, पुअर गवर्नेंस है, सबको ये रहता है कि मेरी जो है टर्न आ चुकी है, अब मैं कैसे न कैसे देश को दबा के लूट लूं। ठीक है जी, अगर मिलिट्री गवर्नमेंट लूट रही है तो फिर सिविलियंस आ जाते हैं, सिविलियंस जाते हैं तो वापस डिक्टेटरशिप आ जाती है। अब आईएमएफ बेल आउट का मतलब है क्या? आपकी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है, आप खरीद नहीं सकते, कुछ बाहर से इंपोर्ट करने, आप पे नहीं कर सकते, तो आईएमएफ क्या आपको पे करने के लिए डॉलर्स दे रही है? नहीं। अगर आपके रिजर्व्स खाली हो चुके हैं, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? या तो अपने इंपोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट ज्यादा कर दो, रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंडली स्टेट से बोल दो कि भाई हेल्प दे दो, चाइना को बोल दो, सऊदी अरेबिया को बोल दो कि कुछ पैसे दे दो, वापस दे देंगे आपको जब इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। बट अगर आपके रिजर्व्स बहुत ज्यादा नीचे चले जाए ना, कंप्लीटली खत्म होने वाले हो, तब कोई कंट्री कोई कंपनी आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट नहीं करती, उन्हें पता है कि ये कंट्री तो गई। आप ही इन्वेस्टर हो तो कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? जो बेल आउट पैकेज मांग रही है या जो अच्छा चल रहा है यहाँ पे? ठीक है जी, अब दिक्कत ये पे है कि पाकिस्तान में एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, ये कंट्रोल नहीं होती, और ये बार बार चले जाते हैं आईएमएफ के पास। आईएमएफ फिर अपने ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख देता है कि तुम्हें पैसे दे रहे हैं, अब ये पैसे आप यूज नहीं करोगे, बट ये एक सेफ रिजर्व्स हैं कि ये लगेगा बाकियों को कि हाँ इनके रिजर्व्स में कुछ पैसे पड़े हैं, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें पता होगा कि ये आईएमएफ के ना पैकेज में है, आईएमएफ का पूरा प्लान चल रहा है यहाँ पे, तो ये सही काम ही करेंगे, अब ये पुअर गवर्नेंस नहीं करेंगे। तो जिसमें फिर आईएमएफ इनका रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करता है, फिर आईएमएफ बोलेगा कि भाई टैक्सेस इंक्रीज करो, रेवेन्यू इंक्रीज करना है, आप में टैक्सेस इंक्रीज करो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओ, ज्यादा टैक्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी, इतना टैक्स लगा लो कि लोग ही भाग जाए, प्रॉब्लम आ जाती है। प्लस आईएमएफ जो है वेस्ट डोमिनेटेड भी है, यूएस डोमिनेट करता है, तो फिर यूएस तो ये भी बोलेगा ना कि रुको तो सही पाकिस्तान, एक बार तुम चाइना के भी बहुत ज्यादा क्लोज हो रखे हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा हो, तो अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे क्या कर दो, बंद कर दो, तो सब अपनी जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट भी देख रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो अगेन चाइना जो है वो पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास जा रहा है, याद करना है, कुछ याद नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस है और ये वापस जाएंगे वहां पर। ठीक है, जब भी ये जाते हैं इनकी गवर्नमेंट फिर होती रहती है चेंज, क्योंकि जो भी जाएगा आईएमएफ बोलेगा टैक्स इंक्रीज करो, उसे टैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो लोग उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, फिर प्रोटेस्ट, वो ऑटोमेटिकली हो गया अनपॉपुलर, फिर उसकी गवर्नमेंट गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जीरो, डन। यही है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना मत इसे। ठीक है जी, चलिए, तो क्या क्या होमवर्क है आज हमारे पास? एक तो इसरो और नासा के बीच में कोलैबोरेशन, और कौन कौन, ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो पता होने चाहिए हमें, और ट्राइब्स वाला जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए।